देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। 2010 में जब कैग ने 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में 1,76,000 करोड़ के सरकारी नुकसान का आकलन लगाया था, तब गणित के बड़े बड़े जानकारों को इसके पीछे लगने वाले शून्य की संख्या का हिसाब किताब लगाने में पसीने छूटने लगे थे। संसद का पूरा शीतकालीन सत्र इसकी भेंट चढ़ गया था और सरकार के मंत्रियों, संतरियों, सहयोगियों और कॉरपोरेट जगत की कई नामी गिरामी हस्तियों का पता राजधानी दिल्ली का तिहाड़ जेल बन गया था। तब से सरकार पर घपले और घोटालों के तमाम आरोप लगने का सिलसिला भी शुरू हुआ और इसमें लगने वाले शून्य की संख्या का हिसाब लगाना आम लोगों की समझ से परे हो गया। लेकिन अब कैग के ही एक पूर्व अधिकारी ने 2G घोटालों के आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, आंकड़ों में उलझ के रह गया है 2G का सच। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर दी गई कैग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। कैग के पूर्व महानिदेशक आरपी सिंह ने आरोप लगाया है कि कैग ने पीएससी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर घाटे की गलत रिपोर्ट पेश की। जाहिर तौर पर इस पर सवाल तो खड़े होने ही थे। आपको अंदाजा है कि रकम कितनी है? 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में जब सीएजी ने सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया था, तब सियासी हलकों में तूफान खड़ा हो गया था। सरकार के कई मंत्री, सहयोगी और कॉर्पोरेट जगत का एक कुनबा सलाखों के पीछे पहुंच गया था। लेकिन अब एक पूर्व अधिकारी ने इन आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग के पूर्व महानिदेशक आरपी सिंह ने मौजूदा सीएजी विनोद राय और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को ऐसे भ्रामक आंकड़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों का, वो तो एक प्रेजम्पटिव लॉस है ना, वो एक काल्पनिक लॉस है जो वो बता रहे हैं उस रिपोर्ट में 1,76,000 वाला जो है वो नॉर्म्स के ऊपर बेस है। ये जो है एक्चुअल मार्केट फोर्सेस की थ्रू या नीलामी के थ्रू जो प्राइस डिस्कवर हुआ वो ये प्राइस है। तो दोनों में अंतर है, नॉट कंपेरेबल। आरपी सिंह के मुताबिक 2G स्पेक्ट्रम में असल घाटा 2,600 करोड़ रुपए का था, जबकि सीएजी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में ये घाटा 1,76,000 करोड़ का बताया गया। उस वक्त आरपी सिंह कैग के डीजी ऑडिट थे और उनका आरोप है कि उनसे इस रिपोर्ट पर दबाव बनाकर दस्तखत करवाया गया। ऐसे में अब कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। एक चिंता का विषय यह है कि एक संस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। वो संस्था सीएजी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार से बचने के लिए एक तरह का शस्त्र के रूप में जो काम में आती थी, उस संस्था पर यदि प्रश्न चिन्ह लगने लग जाए तो हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे पर भी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के खिलाफ भी और सरकार के कामकाज पर एक जो ठोस नजर रखने वाली संस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा के लिए लग जाएगा। इसलिए बहुत सोचनीय विषय है कि केवल एक पॉलिटिकल गेन के लिए यदि इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो ये कतई उचित नहीं है। ये भी निंदनीय है कि सीएजी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से, राजनीतिक दल से रिपोर्ट बनवाते हैं, अधिकारियों को जबरदस्ती दस्तखत करने के लिए बाध्य करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसकी निंदनीय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो पूरा खेल हुआ है वो क्या है और असलियत जनता के सामने, देश के सामने आनी चाहिए। बेशक आरपी सिंह के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन कुछ सवाल उनके दामन की तरफ भी उठते हैं।
सवाल ये कि उन्होंने इस पर इतने दिनों तक आखिर चुप्पी क्यों साधे रखी। सवाल ये भी कि आखिर उन्होंने उस वक्त इस रिपोर्ट पर दस्तखत किस दबाव में आकर किया, और सबसे बड़ा सवाल कि उन्होंने इस खुलासे के लिए यही वक्त क्यों चुना। जाहिर तौर पर इसी सवालों की बुनियाद पर बीजेपी सरकार पर पलटवार कर रही है। बिल्कुल ये सीएजी को कमजोर करने की साजिश है और ये उस बड़े षड्यंत्र का पार्ट है जिसके अनुसार समय समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री सीएजी पर हमले करते हैं। एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी जो 1 साल कुछ नहीं बोलता है, एकाएक रिटायरमेंट के इतने बाद बोल रहा है, किसके दबाव में क्यों बोल रहा है? और ये वही पदाधिकारी है जिसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने इसी रिपोर्ट को जस्टिफाई किया था। अगर 2G स्पेक्ट्रम में कैग के अनुमान गलत हैं, तो कई चीजें सिलसिलेवार ढंग से गलत साबित हो सकती हैं। सीबीआई की जांच गलत होगी, अदालत की कार्रवाई गलत होगी और ए राजा और कनिमोड़ी जैसे कई नेताओं की गिरफ्तारी भी गलत होगी। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में कैग को इस पर पुख्ता सफाई देने की जरूरत होगी ताकि उसकी विश्वसनीयता की तरफ उठ रहे सवालों का हल मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आखिर क्या है 2G का सच और कितने का घोटाला हुआ, इसका सच क्या है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। हमारे स्टूडियो में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता संघप्रिय गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी और जदयू के सांसद हैं अली अनवर साहब। अली अनवर साहब हमारे साथ ओबी पर जुड़ेंगे और कांग्रेस के प्रदीप टमटा जी हैं। ये डिस्टिंग्विश्ड पैनल है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सच है। ये इतने दिनों के बाद कैसे एक अधिकारी को याद आ गया कि हम बाहर निकले अपने घर से और इस पर बयान दें कि ये एक काल्पनिक लॉस है। ये काल्पनिक लॉस की बात इसके पहले उसी विभाग के लोग क्यों नहीं किए और उसी विभाग के दूसरे अधिकारियों ने इस काल्पनिक सच पर कोई बात क्यों नहीं की? हम सबसे पहले मनोहर मनोज जी से बात करेंगे। मनोहर मनोज जी, क्या लगता है आपको, ये आरपी सिंह साहब जो हैं इतने दिनों के बाद, 2 साल पहले रिटायर हो गए, करीब 1.5 साल पौने 2 साल पहले रिटायर हो गए, इतने दिनों से उनकी चुप्पी रही, वो ध्यान में थे, ऐसा लगता है वो ध्यान में थे और ध्यान से जगे तो अचानक उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये काल्पनिक लॉस है और इस पर अपना मुंह खोलना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये 2G वाले प्रकरण पे जो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, जो सरकार ने जो एक जवाबी हमले की जो योजना बनाई, उसकी पृष्ठभूमि बनी है जो अभी जो ऑक्शन हुआ है, ये 2G वाला जो दोबारा से जो ऑक्शन हुआ है जी। और उसमें जो है सरकार को जो प्राप्त होने वाली जो राशि थी, वो जहां उन्होंने 40,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, वो सिर्फ 92 या 9400 करोड़ रुपए की उगाही हो पाई। तो इसके बाद जो है यूपीए सरकार के मंत्रियों को सीएजी पर हमला बोलने का एक बड़ा ही अनुकूल अवसर मिला जी। और तब ये माना गया कि एक तरफ सरकार को जो है लॉस हो रहा है, इस पे उन्हें दुख मनाना चाहिए, इस पर वो जश्न मना रहे थे। उन्हें ये लगा कि हम अपने भ्रष्टाचार के जो तमाम जो करतूतें थीं, जो 2G के जरिए जो की गई यूपीए सरकार के मंत्रियों के द्वारा, उसको जो है छिपा करके जवाबी हमला बोलने का बड़ा ही ये उचित अवसर है। और अभी जो सीएजी के महानिदेशक, अवकाश प्राप्त महानिदेशक के द्वारा जो ये रहस्योद्घाटन किया गया है, वह भी उसी की एक दूसरी कड़ी के रूप में देखा जा सकता है और इस आधार पर यूपीए सरकार के कई मंत्रियों को ये बल मिला है। हम ये मानते हैं कि 2G ने जो ये आकलन किया है, निश्चित रूप से ये एक अनुमानित है, एक नोशनल है, एक काल्पनिक है, लेकिन 2G ने किसी को मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए ये घाटे की रकम तैयार की है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। अगर कोई अपराधी अगर 1000 या 2000 रुपए की चोरी करते पाया जाता है और वो यदि पकड़ा जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि उस पर केवल 1000 या 2000 की फाइन हो। सरकार ने, यूपीए सरकार ने इस पर अनियमितता बरती है और ये तमाम इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है, अगर ये अनुमानित लॉस कम था तो ये राजा और कनिमोझी के अकाउंट में वो पैसे कहां से आए, और पीएम ने और इवन की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी उन्हें ये किस तरीके की सलाह क्यों दी कि आप जो है ये 1 by 1 पहले आओ पहले पाओ के बजाय जो है ऑक्शनिंग करें। तो आज 2G पर जो है केवल सीएजी कैसे दोषी हो गया और सरकार जो है बिल्कुल पाक साफ कैसे हो गई?
कोई भी सीएजी जो अगर किसी तरीके का अगर वो जांच करता है, रिपोर्ट करता है, तो वो यह नहीं देखता है कि वो एक्चुअल लॉस क्या है, वो ये देखता है कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा, इसमें अंडर रिकवरी कितनी हुई है या इस पर एक्सपेक्टेड कितना रेवेन्यू पाया जा सकता था। और सीएजी इस मामले में ये एक चाक चौबंद तरीके से अपना वो एक पहल इसलिए दिखा रहा है कि सरकारों को ये डर लगे कि पब्लिक मनी को जो है आपको कभी भी मिस यूटिलाइज नहीं करना है और पब्लिक रेवेन्यू के प्रति जो है आपको वैसे ही चौकस रहना है जिस तरीके से आप पर्सनल कोई घाटे और लॉस को लेकर के या मुनाफे को लेकर के आप चौकस रहते हैं। तो इसलिए सरकार की नीयत सबसे पहले ये अपनी बतानी पड़ेगी कि उनका नीयत कितना साफ था। और सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपकी रिपोर्टों में भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन थे, सीबीआई का था, सीबीआई ने भी इस लॉस को जो है 70,000 करोड़ बताया था। तो आज अगर ये पूर्व महानिदेशक ये कहते हैं कि इसका एक्चुअल लॉस 2,000 करोड़ रुपए है, तो ये सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए और सरकार को कहीं ना कहीं से सीएजी पर हमला करने का एक तरह से वो आधार बना रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जो भी कह रहे हैं, चाहे नोशनल लॉस हो या एक्चुअल लॉस हो, एक्चुअल लॉस तो वाकई नहीं हो सकता वो कैलकुलेट इस वजह से कि वो एक्चुअली उतना दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये बाद में डिस्कस होने वाली बातें हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जिस प्रश्न को मैं उठाना चाह रहा था, कि ये 1.5 वर्ष तक क्यों मौन में रहे, 1.5 वर्ष तक क्यों चुप्पी रही इनकी, ये किस ध्यान में मग्न थे कि इन्हें ये पता नहीं चला कि इस पर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। और ये नोशनल लॉस था, ये पहली बार कैग के एक अधिकारी कह रहे हैं और सडनली वो इस बात को कह रहे हैं कि ये हमसे जबरदस्ती इस पे हस्ताक्षर करवाया गया। तो ये 1.5 वर्षों का जो अंतराल है, क्या इससे ऐसा नहीं लगता, मैं संघप्रिय गौतम जी आपकी तरफ मुखातिब हूं, क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि ये एक योजना के तहत ये सब हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से सरकार भी लिप्त है? संघप्रिय गौतम सिन्हा साहब, आपसे क्षमा चाहते हुए हम एक तो भूमिका में एक बात कहना चाहेंगे जी। भारतवर्ष के हित, विकास, कल्याण और सुरक्षा के तमाम जितने भी उपाय हैं और मुद्दे हैं, और इसके अलावा देश में जितनी भी घटनाएं घटती हैं जो राष्ट्र हित की होती हैं, जनहित की होती हैं या उनको प्रभावित करती हैं, इन सब की चर्चा और समाधान का निर्णय सबसे ऊंची देश की पंचायत पार्लियामेंट में होता है जी। एक तो पहले से ही पार्लियामेंट 12 महीने में 5 महीने चलती है और वो भी टुकड़ों में, बजट सेशन 3 महीने का टुकड़ों में और 1 महीने का मानसून सेशन, 1 महीने का ये, और ये भी जब चलने न दिया जाए तो ये कहाँ पर चर्चा हो। इतने महत्वपूर्ण इन मुद्दों की एक कैसे पब्लिक इसे सुने, कैसे जाने, कैसे पढ़े, कैसे वो इसका अंदाज लगावे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि संसद चलनी चाहिए। अब मैंने भूमिका के बतौर आपसे माफी मांग ली थी कि मुझे कहना है। दूसरी बात यह है कि कानून में और एक बहुत पुरानी जो है प्रैक्टिस चली आ रही है कि इमीडिएटली FIR में अगर कोई बात घटना की चश्मदीद गवाह ने देखी है, सही है, वो नहीं लिखी जाती है और कोई बात लिखी जाती है और फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद और बात दूसरी लिखी जाती है, तो वो कही जाती है दिस इज आफ्टर थॉट जी। हाँ, और यही गवाह के बयान में, गवाह पहले दिन बयान कुछ दे और दूसरे दिन बयान कुछ दे बदल के, तो ये कहा जाएगा इट इज आफ्टर थॉट। तो ये जो कांग्रेस सरकार या यूपीए की सरकार के प्रतिनिधि या उनके वेलविशर जो कुछ भी कह रहे हैं, दिस इज आफ्टर थॉट एंड इन द आई ऑफ लॉ इट इज मीनिंगलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है, कानून की निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं है। अब व्यवहारिकता देखिए, 2G का मामला वर्षों से चल रहा है, मिनिस्टर जेल चले गए, IAS अफसर जेल चले गए, MP जेल चले गए, यानी उन्होंने सजाएं काट ली। 7-7 महीने कानी मोजी जो है मेंबर पार्लियामेंट जेल में रही। पार्लियामेंट में भी जैसी टूटी फूटी इसकी चर्चा हुई, सारे जग यानी आवाज खलक नकारे खुदा समझो जो है कि जो सारी जनता ने पार्लियामेंट ने सबने कह दिया, इनका क्या होगा,
इनकी सजा जो हो गई राजा की, इसकी रिकवरी कैसे कराएगी सरकार? अगर ये जो है बिल्कुल झूठा मामला है तो कौन करेगा? तो ये सब मीनिंगलेस है। सीधी बात है कि इसके बारे में एक बात जरूर होनी चाहिए कि पोजीशन और अपोजिशन दोनों, परेशानी तो ये है कि दोनों ही एक से, ये दोनों के एक्सपर्ट लोग मिलकर बैठें और फिर इस पर जो है हिसाब किताब करें अपने अनुभव के आधार पर, गणित के आधार पर, और जो भी मटेरियल है उनके सामने उसके आधार पर, तब इसका पता लगेगा। ये लफ्फाजी और जुबान की जो है ये इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। जी संगप्रिय गौतम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मीनिंगलेस है और ये लफ्फाजी है। हम चलते हैं अली अनवर साहब के साथ, सांसद हैं और हमारे ओबी पर मौजूद हैं, सांसद महोदय से बात करते हैं। अली अनवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। अली अनवर साहब, हम फिर आपसे भी यही सवाल पूछना चाहेंगे। संगप्रिय गौतम जी कह रहे हैं कि ये मीनिंगलेस है, यानी आरपी सिंह के बयान मीनिंगलेस है और इसमें कुछ रक्का दक्का नहीं है, सिर्फ जुबानी लफ्फाजी हो रही है। क्या मानते हैं आप? नहीं सिन्हा साहब, आपने पहले भी ये सवाल उठाया है और पत्रकार मनोहर जी ने भी ये बात कही है कि 1.5 साल तक ये आरपी सिंह साहब चुप क्यों थे? इतने बड़े अधिकारी, कोई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लॉय नहीं थे कि इनको कान पकड़ करके, हाथ पकड़ करके कोई ज़बरदस्ती दस्तखत करा लिया जी। तो इनको उस समय असर्ट करना चाहिए था, इनको उस समय बोलना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, दस्तखत नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा है तब जी। अब देखिए, बात यह है कि कोई एक घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला, हमारे आपके सबके सामने दिल्ली में हुआ जी, और उसका देखा हम लोगों ने लूटते हुए कि इस तरह से बड़ी राशि की लूट होती है और आंकड़ों की बाजीगरी तो होती ही रही है, कोई नई बात नहीं है। तो कोयले का हुआ, और कोयले का कोई आज हुआ, कोयले का होता रहता है जी। बदनाम मने ये है, इस पर मुहावरे हैं, इस पर किंवदंतियां बन गई हैं, फिल्में बनी हैं जी, कहानियां लिखी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, जितना आता है उसका बहुत छोटा हिस्सा, चाहे मीडिया के जरिए, खोजी पत्रकारिता के जरिए, या संसद में उद्घाटन हो या सीएजी करे, जितने बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं जी, उसका छोटा ही हिस्सा आ पाता है। बड़ा हिस्सा तो खुर्द बिर्द और आंकड़े का मुंह मिला करके वो बचने वाले बच जाते हैं जी। इसीलिए इसका वो ठीक ही कह रहे थे कि ये अभी बेतुकी बात है, और अगर कुछ बात है, मान लीजिए कि 2000 की भी करोड़ की ही बात है, तो चोरी अगर उतना की भी हुई है जी, तो अभी आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका सही है जी, अभी देखना बाकी है। अभी मुरली मनोहर जी जोशी जी का पक्ष आएगा, अभी सीएजी का पक्ष आएगा, आप लोग छानबीन करेंगे। हम लोगों ने भी अभी देखा नहीं है आपके मैंने ये पर, मैं था भी नहीं, बस आधा घंटा तक था मैं पार्लियामेंट में, फिर एक मीटिंग थी हमारी, चले गए थे हम जी। तो अब तो सारी चीजें छन करके आएंगी, बहस होगी, ठीक है, उनका भी एक पक्ष है जी, है, तो वो आया है, तो ये सारी बातें पहले सारे फैक्ट्स आने दीजिए सामने जी। गड़बड़ी कहीं से भी हो सकती है, किसी स्तर पर हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी हो रही है जी। ये इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां हाथ डालिए कुछ ना कुछ घोटाला निकलता है। सीरीज ऑफ माने करप्शन है और घोटालों की एक श्रृंखला है, कोई एक इक्का दुक्का अलग थलग बात नहीं है। ये ऐसा ही मैं समझता हूं कि अभी इसमें फैक्ट्स आने दिया जाए, तब उसकी
उसकी मीमांसा होगी, उस पर चर्चा होगी, निष्कर्ष निकाला जाए। जी, अच्छी बात कही है अली अनवर साहब ने कि सवाल इसका नहीं है कि 1,76,000 करोड़ है या 2,000 करोड़। सवाल ये है कि अगर उसमें भी घपला और घोटाला है तो उस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम चलते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे पूछते हैं। कांग्रेस के सांसद साहब हैं प्रदीप टमटा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप टमटा जी, ये जो नायाब नमूना आप लोग लेके आए हैं श्री आरपी सिंह के नाम से, ये इतने दिनों तक इनको चुप क्यों रहने दिया था? इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये नोशनल लॉस है, ये काल्पनिक लॉस है और ये एक्चुअल लॉस नहीं है? और वो ये कि कैग ने हमसे जबरदस्ती साइन करवा लिया था। ये पिछले 1.5 वर्षों से ये रजाई के लिहाफ के अंदर ये क्यों दबा हुआ था? सिन्हा साहब, पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि देश की संसद का पुराना जो सत्र था, पहला इससे पुराना सेशन, उसको पूरी तरह से प्रतिपक्ष ने नहीं चलने दिया, उसके लिए हम दोषी नहीं है जी। अभी सत्र शुरू हो रहा था, इसको भी चलने दे रहे हैं। संघप्रिय गौतम जी की बात मैं सुन रहा था कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत हमारी संसद है, अगर उसमें विचार विमर्श न होने दिया जाए तो ये तो लोकतंत्र का एक तरफ से गला घोटना ही जैसा है। तो इसके लिए हम तो दोषी नहीं है, प्रतिपक्ष के लोग दोषी हैं, वो इसको बताएं। दूसरा सवाल है, आज सिंह साहब ने जो बात रखी है ये पहले ही पब्लिक डोमेन में थी, पहले भी बात ये आई थी कि सीएजी ने जो ये प्रिजम्पटिव नोशन बनाया है, जो निचले अधिकारियों ने उनको पोस्टल विभाग के डीजी ने जो रिपोर्ट दी थी उससे बहुत आगे बढ़ा चुके की गई है। इन 2-3 चीजों से ये बहुत गंभीर बात उन्होंने की है, उस पर हम पर ध्यान विचार करना चाहिए। एक तो इस बात को देखना इससे पहले कि 2G का जो अभी नीलामी हुई है, 176 करोड़ का प्रिजम्पटिव काल्पनिक लॉस की जहां बात हो रही थी, अभी जब हमने ये जो नीलामी हुई, हमको कितनी वो नीलामी गई है इसको देखिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी एक डिसीजन में आया है कि नीलामी ऑक्शन ये ही अंतिम उपाय नहीं है, ये सरकार की नीतिगत फैसला करना है कि ऑक्शन या लाइसेंस परिस्थितियों को देखते हुए अधिकतम रूप से वो जिन प्राकृतिक साधनों का जो उपयोग करना है वो सरकार उन परिस्थितियों के हिसाब से करे। आज उन्होंने बात 1 साल पहले की, इस पर कांग्रेस का तो कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। एक अधिकारी ने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा किया, सीएजी ही नहीं पीएसी के अध्यक्ष और सीएजी के बीच में एक तरह की एक नेक्सस की ओर जो इशारा किया, ये बहुत ही अगर गंभीर मामला है। अगर ये है, ये बिल्कुल तो गंभीर मामला हो सकता है। इस पे हम चर्चा करेंगे प्रदीप टमटा जी, लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं है कि 1-1.5 वर्ष की चुप्पी क्यों रही और वो किस प्रकार की बातें थी, क्या थी, हम इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल सुन लेते हैं मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा। वो अधिकारी हैं कि जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा पीएसी के समक्ष स्वयं किया था। उन्होंने ये बताया था कि ये इतना नुकसान है और इस प्रकार से ऑडिट किया गया, और उस वक्त उन्होंने ये संकेत नहीं दिया था कि ये रिपोर्ट उनसे दबाव में लिखाई गई, या उनका मंतव्य ऐसा नहीं था। वो कह सकते थे, क्योंकि हमारे सामने तो निष्पक्ष बात वो कह सकते थे और वो सीक्रेट थी वहाँ, तो जो भी वो कहते, लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर उनसे जब जवाब तलब किया गया तो उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि मैंने तो कोई बयान नहीं दिया और मैंने किसी अखबार वाले से बयान नहीं दिया। अखबार में छपा था, टेलीविज़न में आया था, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो कुछ कहा नहीं। जेपीसी में उनको बुलाया गया था, जेपीसी में भी उनसे बहुत सारी बातें पूछी गई, वहाँ भी कुछ साबित नहीं कर पाए। तो प्रदीप टमटा जी, आपने सुना मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा। वो अधिकारी हैं जिन्होंने स्वयं इस घोटाले और इस संख्या की बात की थी पीएसी के सामने, पार्लियामेंट के जो अकाउंट कमेटी है उसके सामने उन्होंने किया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने, और उस समय उन्होंने ऐसा कोई ये नहीं बताया था कि इसमें जबरदस्ती लिया गया। दूसरी बात उन्होंने एक बयान जरूर दिया था जिससे वो स्वयं पलट गए। तो इस बात की अब क्या गारंटी है कि वो कल को नहीं पलटेंगे इससे? हेलो,
जी सिन्हा साहब, मैं ये कह रहा हूं उनको इस बात का उत्तर देना चाहिए था जी, किस बात कि पीएसी के अध्यक्ष ने सीएजी को अधिकारियों को बुला करके अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखने पे क्यों दबाव डाला, इस बात का उन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इस पर भी आरपी सिंह का दूसरा सवाल है, इस पे आरपी सिंह का, आप सुन लीजिए, इस पे आरपी सिंह का एक बयान आया है कि 2 प्रकार के रिपोर्ट तैयार हो रहे थे, एक सीएजी रिपोर्ट तैयार कर रहा था और एक पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार हो रहा था। तो जो कैग के उनके अधिकारी अगर मुरली मनोहर जोशी के घर पे गए तो वो पीएससी की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, कैग की रिपोर्ट पर नहीं था। ये आज स्वयं उन्होंने बयान दिया है। देखिए, मेनली है कि इस सीएजी की रिपोर्ट के इस काल्पनिक प्रजोशन के प्रति पहले से ही संदेह के घेरे में अधिकारियों ने बात कही है कि जो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, लॉस को, प्रिजम्पटिव लॉस का बहुत ज्यादा आकलन किया गया और उसका अनुमान, उसकी सत्यता हो रही है जब ये ऑक्शन हुआ है। ऑक्शन में हम कहां पर है? ऑक्शन ने दिखा दिया कि जितना सरकार और सबने मांगा इतना हमको रेवेन्यू गेन होगा। आपके सामने हकीकत है जी, 2 स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती। कि एक अधिकारी ने, वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो बात रखी है वो गंभीर बात है, चाहे उन्होंने वो 1 साल बात कही है, 1.5 साल बात कही है, वो उसी तरह से उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। जांच का विषय है। अगर ये ऐसा है तो ये बहुत ही गंभीर है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं जिन पर हम सबका विश्वास है, उनके प्रति लोगों के विश्वास को कमी करता है। तो कल को सीएजी जैसी संस्था पर अगर सीएजी के अधिकारी आरोप लगाने लगे तो सीएजी की रिपोर्ट की बाध्यता पर क्या हालत होगी? लोग उनकी विश्वसनीयता को कैसे जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मनोज जी ने जो बात कही थी, बहुत कायदे की बात कही थी कि जो अभी कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं, एक तरीके से जैसे लड़के दूसरे, हम कहीं जश्न नहीं मना रहे, बच्चे को चिढ़ाने के लिए ठेंगा दिखाते हैं, वो ठेंगा दिखाने वाले अंदाज में हमने कहा इस बात को कह रहे हैं। अब ये वजह जो ऑक्शन की नीलामी हुई है, कम उस पर हुई है, उस पर जश्न मनाने की क्या जरूरत है? यही बात तो यही बात कही जा रही है कि जो सीएजी ने काल्पनिक नुकसान लॉस की बात की थी, हकीकत में कहां पर है खड़ी है? प्रदीप टमटा जी, आप उसका पैमाना क्या था उसको सीएजी स्पष्ट करें। प्रदीप टमटा जी, 2 स्थितियों की तुलना कभी नहीं हो सकती। 2 स्थितियों का मतलब मैं ये कहूंगा कि पिछले साल की तुलना इस साल से नहीं हो सकती। पिछले साल की जो स्थितियां थी उस समय 2G के स्पेक्ट्रम आवंटन में जो स्थितियां थी और आज की जो स्थितियां हैं, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। अगर इस बार के इसमें कम पैसे आए तो इसमें जश्न मनाने की बात है क्या? हम कहा जैसे मना रहे हैं, हमने तो यही कहा कि इस ऑक्शन ने आपके उस पुराने जो काल्पनिक प्रोजेक्शन के आंकड़ों के आधार को की कलाई खोल दी है। लेकिन आज एक बड़ा बहुत गंभीर आरोप लगा है। आज की स्थिति तो यह है कि सीएजी की रिपोर्ट को तैयार करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बात रखी है। क्या उस वरिष्ठ अधिकारी की बात को देश को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? एक बात और भी ये है, कह करके भाई वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है नहीं, क्या सरकार के प्रतिनिधित्व? जाहिर बात है प्रदीप टमटा जी, ये बात देर से कि ये अलग बेटर है। प्रदीप टमटा जी, आप सरकार में हैं और इस बात को याद रखिए कि अगर संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत आपने नहीं की तो देश भी नहीं करेगा। और इधर पिछले कुछ दिनों से ये फैशन में है कि कैग पर आरोप लगाएं और कैग पर आरोप लगाने के ही क्रम में ये अधिकारी पता नहीं कहां से आए हैं और ये कैग पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें सिन्हा साहब मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। कहां से आए, क्या उन्होंने देर से क्यों आया, ये जांच का विषय जी, जांच का विषय है। बिल्कुल पार्टी को बिल्कुल जांच का विषय है। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कैग ने जो कोल ब्लॉक आवंटन के घोटाले का जो इनिशियल जो ड्राफ्ट बनाया था, उसमें कि जितने जो आवंटित थे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों या वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपनियों के हों, वो जो आंकड़ा जो था वो 10,67,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन सीएजी ने बाद में केवल लॉस जो है वो पब्लिक सेक्टर के जरिए जो हुआ गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उसको उन्होंने अलग करके केवल कॉरपोरेट को, जो निजी कॉरपोरेट थे, उनको जो आवंटित कोयला खदान जो था और उससे जो सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ, केवल उसकी उन्होंने जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की और तब वो आंकड़ा जो है 10 लाख से घट करके 1,80,000 करोड़ हुआ। तो उस समय सत्ताधारी लोगों ने सीएजी की तारीफ क्यों नहीं की?
ये कहते कि नहीं आपने तो जो लॉस जो है वो केवल प्राइवेट कंपनी का दिखाया है। तो जब सीएजी जब वो काम कर रहा है जो इनके फेवर में जाता है तो उसको ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और 2G के जरिए जो उन्होंने एक्सपेक्टेड लॉस दिखाया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एक्चुअल लॉस था, तो सीएजी पर हमला करने का इन्हें जो है एक तरह से आधार मिल गया है। और कपिल सिब्बल ने जब से वो टेलीकॉम मिनिस्टर का पदभार संभाला तभी से वो इस बात की लगातार पैरोकारी करते रहे कि हमारा कोई लॉस नहीं है, जबकि उन्हीं का नियंत्रित सीबीआई इस लॉस को 70,000 करोड़ बता रहा है। सारे लोगों को जो है कन्विक्ट हुए, सब लोग जेल में गए और इस सारे मामले की गुत्थी जो है लोगों के सामने आ गई। एक नहीं कई तरीके की अनियमितताएं की गई, 1 घंटे के अंदर जो है एप्लीकेशन लिया गया। तो ये जो इसका जो क्रिमिनल पार्ट है क्या इस सरकार को दोष मुक्त करता है क्या? और रह गया इस बार जो ऑक्शनिंग जो हुआ है और जो पैसे कम आए हैं तो बाजार की परिस्थितियां भिन्न हैं। उस समय बड़ी ही तेजी का दौर था और टेलीकॉम मार्केट बूम कर रहा था। आज निश्चित रूप से टेलीकॉम मार्केट में एक पेसिमिज्म आया है, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। और मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने इस बात को कह दिया कि जो मिनिमम रिजर्व प्राइस था अगर वो कम होता, ये बात सही है कि सरकार ने दबाव में आकर के मिनिमम रिजर्व प्राइस 14,000 करोड़ रख दिया और उस पर यदि कॉर्पोरेट आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे कम करके ज्यादा रेवेन्यू अर्जित किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से कि सरकार कर की दरों को कम करके ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करती है। तो इन सब बातों पर विचार विमर्श खुले दिमाग से हो, ईमानदारी से हो, सही नीयत से हो, न कि जो है अपना जो है बचाव करके और दूसरे पर जो है काउंटर अटैक किया जाए। आज मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार पर तमाम लोग इस मैदान में उतरे हैं, लेकिन किसी की बातों में कोई दम नहीं है। एक सीएजी है जो बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के तहत जो है इस देश में तमाम अनियमितताओं को उजागर कर रहा है और सरकारों को यह चेतावनी दे रहा है कि आप बिल्कुल सजग सतर्क रहें और सरकार की पैसे के दुरुपयोग को लेकर के थोड़ा भी हिमाकत ना करें। सीएजी ने एक तरह से ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है और उस पर हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि एकमात्र सीएजी वो संस्था है जो कि इस बात को कह रही है लगातार कि पब्लिक मनी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तब सवाल है कि अगर सरकार के लोग और सरकार चलाने वाली पार्टी इस बात को मान ले। अगर वो नहीं मानती, उसे जिद करके नहीं मनवाया जा सकता, और अगर वो नहीं मानेगी तो लगातार आरोप लगाती रहेगी सीएजी पर, जैसा कि हो रहा है। अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सत्ता दे गलियारां दी जोड़ तोड़, कूटनीति दे दापेच, कौन कर रहा धर्म और नैतिकता का प्रचार, समाजिक बुराइयों खिलाफ कौन कर रहा आवाज बुलंद, कितने पैर पसार रहा जुर्म। पंजाब के हरेक पहलू ते होवेगी नजर, जरिया है पंजाबी खबरां, हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पे। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में। न्यूज लाइन में ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आरपी सिंह और 2G की घोटाले की। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीबीआई के महानिदेशक की नियुक्ति की। सीबीआई के महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। संसद में लोकपाल के सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट
पेश किए जाने के तुरंत बाद लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने पीएम को चिट्ठी लिखकर नए निदेशक रंजीत सिन्हा की नियुक्ति को रोकने का आदेश दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीएम को लिखी इस चिट्ठी का मजमून क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने आज लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें तमाम सिफारिशें की गई हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बारे में सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 17 के पैराग्राफ 13.2 में जिक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करेंगे। ये सिफारिशें सिलेक्ट कमेटी ने एक राय से दी हैं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट संसद में है, जल्द ही ये कानून बन जाएगा। सिलेक्ट कमेटी की एकमत सिफारिशों से साफ है कि अब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ सरकार को नहीं है, जैसा कि प्रमाण है कि सीबीआई निदेशक जैसी अहम नियुक्ति अक्सर निहित स्वार्थों के तहत की जाती है। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 2 साल के लिए है। जिस तरह लोकपाल की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखने के कुछ घंटे पहले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की गई है, इससे साफ है कि सरकार कम से कम इस नियुक्ति में सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं करना चाहती। और आइए अब देखते हैं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। During the due process, which has been the CVC has recommended 3 names. In that, the Prime Minister has got the authority to decide 1 name. Where is the question of unfairness in this? As far as the BJP is concerned, they are not behaving as a responsible opposition in this country, and they देखिए, पहले तो अभी कोई मुझे लगता नहीं है कोई आधिकारिक रूप से कोई अनाउंसमेंट हुआ है, और वो अब ये तो एक प्रक्रिया के अंतर होता है। मतलब आप पहले से कोई सीबीआई का डायरेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, आप पहले से ही अपनी राय दे दें, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें तो सिर्फ राजनीति का खेल कर रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि सीबीआई का डायरेक्टर कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, उसको एक सरकारी पद है, वो अपनी प्रक्रिया से बनता है और उसको वैसे ही रहना चाहिए। हर पोस्ट को आप पोलिटिसाइज करेंगे तो सरकार की गवर्नेंस सिस्टम चल नहीं सकती है। तो चिंता है, कांग्रेस की चिंता है कि सरकार की गवर्नेंस सिस्टम कैसे चलेगी। और सरकार ये कह रही है, सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि सीबीआई राजनीतिक पद नहीं है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि 30 नवंबर को अभी के वर्तमान सीबीआई निदेशक जो हैं रिटायर होंगे और 30 नवंबर के बाद ही नए सीबीआई निदेशक कार्यभार करेंगे। आमतौर पर होता यह था कि 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट होता है कि कौन नए सीबीआई निदेशक बने हैं। सरकार ने जल्दी में, अफरा तफरी में नए निदेशक की नियुक्ति कर दी और उसे अनाउंस भी कर दिया। संगप्रिय गौतम जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि सिर्फ राजनीति करती है यह पार्टी और सरकार के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कोलैप्स कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही आरोप सरकार पर लगाया है, वो तो जवाब में कह रहे हैं ये जो है जी। लेकिन मैं एक बात निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूँ कि 6 आदमियों के नाम पैनल में थे और उनमें एक आदमी को शिकायत ये रही कि 3 आदमियों के नाम जो है भेजे गए और मेरा नाम उसमें नहीं है, दिल्ली के चीफ नीरज कुमार जी। और मेरा ख्याल यह है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास गए, मुझे जानकारी नहीं है कि उसमें फैसला हुआ या नहीं, अगर नहीं तो वो पेंडिंग है, विचाराधीन है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कानून या प्रक्रिया का उल्लंघन सरकार ने किया है और उसके विपरीत नियुक्ति की है। तो नियुक्ति तो हो गई, तो इसका इलाज केवल एक ही है कि गो टू द सुप्रीम कोर्ट जी। हाँ जी, वहाँ जाके चैलेंज करें कि नॉर्म्स हैव नॉट बीन फॉलोड और ये जो है देयरफॉर सिलेक्शन इज रॉन्ग। बेसिकली इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका था पार्लियामेंट का कि एंटायर अपोजिशन एक होता और राष्ट्र हित के मुद्दे, कानून के मुद्दे, संविधान के मुद्दे जिनका उल्लंघन होता है उस पर इस सरकार को हरा सकते हैं, गिरा सकते हैं, लेकिन अपोजिशन एक नहीं है और अपोजिशन भी इंटरेस्टेड इस बात में नहीं है कि पार्लियामेंट चले। अरे भाई, कांग्रेस मान लीजिए एक उस पर मुद्दे पर कि भाई हम तो इस सेक्शन के तहत करेंगे, इस सेक्शन के तहत नहीं करेंगे।
मैं कहता हूं कि चर्चा हो, पब्लिक तो सुने, कम से कम देश को तो मालूम हो इनके काले कारनामे, एक एक करके सारे घोटाले और सारे काले कारनामे कांग्रेस सरकार के, यूपीए सरकार के रद्दी के टोकरे में, ठंडे बस्ते में चले जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही और ये उजागर नहीं हो रहे। इसलिए मैं अपील ये करूंगा, माफ करना हमारी भी इस जबान की लफाजी से, लेट दी पार्लियामेंट फंक्शन और सारे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए जाए, दिन रात इसमें बहस करी जाए, पार्लियामेंट का सेशन बढ़ाया जाए और वहां पर जितनी भी ये बातें, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक ज्यादा विद्वान और एक से ज्यादा अनुभवी नेता पड़ा हुआ है। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ऐसे लॉयर हैं, ऐसे वकील हैं, ऐसे अनुभवी लोग हैं कि वो इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहस के माध्यम से। जी बिल्कुल। और कोई इन पर जवाब नहीं होगा, लेकिन पार्लियामेंट चले तो सही। अगर मान लीजिए सरकार ने चलने देती है, तुम चलाओ पार्लियामेंट, बीजेपी वाले लोग तुम क्यों नहीं चलाते हो पार्लियामेंट? तुम्हारे तो मुद्दे सब गड़े चले जा रहे हैं और ये सरकार बसती चली जा रही है। तो इस सरकार को नंगा करने का तरीका और है कौन सा? पब्लिक तुम्हारा साथ, अपोजिशन कोई रैली करे तो वही गिने गाने चंद लोग शहर के इकट्ठे हो जाते हैं, 2, 4, 10, 20 लाख लोग तो इकट्ठे होते नहीं है कहीं। जो है टाइम फिक्स हो गई, अन्ना हजारे, रामदेव और केजरीवाल की भी, वो भी राजनीति में कूद आए। यानी पब्लिक का इंटरेस्ट जो है पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा हल हो, और वो जब होगा जब पब्लिक कन्विंस हो जाए और पब्लिक जानकार हो जाए, पब्लिक को पता लग जाए, पब्लिक को सही चीज की जानकारी हो जाए। तो मैं सिन्हा साहब आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रवादी और मानवतावादी व्यक्ति हूँ और मेरे सामने राष्ट्र बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संघ प्रिय गौतम जी, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। आपकी पीड़ा है कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है, ये आपकी सबसे प्रमुख पीड़ा है और पार्लियामेंट नहीं चलने की वजह से सरकार जो है वो बचती चली जा रही है। ऑपोजिशन के जितने आरोप हैं वो भोथरे होते चले जा रहे हैं। हम चलते हैं अली अनवर साहब के पास, सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर कि उनका क्या कहना है सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्ति पर और इस नियुक्ति से हुए कंट्रोवर्सी पर। सिन्हा साहब, देखिए, ये बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जी, जबकि संसदीय समिति, जबकि आप देखते हैं कितना बवाल मचा था देश में, संसद में, संसद के बाहर, लोकपाल को लेकर के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक सर्वसम्मत एक राय आई है। चतुर्वेदी साहब कांग्रेस के हैं, सीनियर लीडर हैं, जेटली साहब उसमें हैं, तो सब पार्टियों के लोग उसमें थे और एक सर्वसम्मत राय आई है। और ऐसे में आनन फानन में, जल्दीबाजी में जो एक नियुक्ति कर दी गई जी सीबीआई डायरेक्टर के पद पर जी, तो इसमें स्वाभाविक है कि लोगों को शंका होगी कि मालाफाइड इंटेंशन से ये हुआ है जी। क्या जमीन फटी जा रही थी कि आसमान टूटा जा रहा था? जब एक राय आ गई, सर्वसम्मत राय है, तो उसका जो प्रोसेस है यही, क्योंकि देखिए ये आरोप लगता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीबीआई का इस्तेमाल करती रहती है जी, और पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को बचाने में, फंसाने में उनके कई ऐसी मिसालें हैं जिसका वो सीबीआई जैसी संस्था को, उसकी जो एक निष्पक्ष छवि होनी चाहिए, उसको इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है जी। तो अब एक सुझाव आया है सर्वसम्मत से, सेलेक्ट कमेटी ने दिया है, कांग्रेस के चेयरमैन है चतुर्वेदी साहब जी, उसमें अपोजिशन लीडर हैं, तो ये सब बात आई है। तो उसके
उसके ये पर होना चाहिए था जी, उसके ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मिल करके करते। तो एक जो सीबीआई जैसी संस्था है उस पर जो उसके बेजा इस्तेमाल की जो सत्तारूढ़ दल है उसके द्वारा उस पर आरोप लगते रहते हैं, तो उसके आरोप अब ऐसा नहीं होता, नहीं लगता। तो ये बहुत उचित मौका था कि आप उसको सेलेक्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पर उस पद को भरते। जी, हम अली अनवर साहब का वक्तव्य हमने सुना और इन्होंने बहुत सही बात कही कि जब सेलेक्ट कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, सुझाव आया था, तो क्या जल्दी थी कि सरकार ने ये नियुक्ति कर ली, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी के आधार पर अगर ये नियुक्ति होती तो शायद सरकार के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है, शायद वो न होता। हम चलते हैं प्रदीप टमटा जी के पास। आप इनसे ये पूछिए कि अब क्या होना चाहिए। जी जी, नियुक्ति तो हो गई, हाँ चलिए, अब क्या होना चाहिए ये पूछो। हम लोग फिर लौट के चल के और यही बात पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सरकार की पार्टी से कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदीप टमटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप टमटा जी, ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी कि सिलेक्ट कमेटी के सुझाव के बावजूद आनन फानन में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई? देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कोई आनन फानन में नहीं की गई। अच्छा, आपने खुद कहा है कि 30 नवंबर को सीबीआई के पद रिक्त होने वाला है, और जब पद रिक्त की एक प्रक्रिया को भरे जाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी, पैनल बन चुके थे और उस पैनल की रिपोर्ट सरकार पर आ चुकी थी। सीबीआई सेलेक्ट कमेटी की तो आज पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया, और आप जानते हैं कि जब एक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सरकार उस पर फिर विभिन्न उसके दृष्टिकोण है, अलग विभाग उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसमें एक लंबा समय लगेगा। एक हफ्ते बाद सीबीआई डायरेक्टर की पद नियुक्ति रिक्त होने वाली है और वो प्रक्रिया पहले से स्टार्ट हो चुकी है। तब अनुमान भी नहीं था कि ये सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस तरह की आ जाएगी। तो सरकार को सेलेक्ट कमेटी की टोटलिटी पर उस पर रिपोर्ट पर विचार करेगी, वो एक अलग मुद्दा है। और इस समय जो प्रक्रिया सीबीआई के पद की डायरेक्टर के बाद जो खाली हो चुका, उसको भरने की प्रोसेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। सरकार ने वही तो किया कि अंतिम में जो पैनल की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर नियुक्ति की है। अब आप बताएं कि जब तक सरकार उस पैनल की सेलेक्ट कमेटी पर विचार विमर्श करती, उसमें कितना समय लगता है, क्या सरकार नियुक्ति ना करती है? और सरकार ने अपनी ओर से तो नहीं, अभी तक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी के तहत नियुक्तियां हुई। भविष्य के समय सेलेक्ट कमेटी पर जब के टोटल इंटरव्यू में विचार होगा, जो सरकार की राय बनेगी उसके अनुसार काम किया जाए। यहाँ पर जल्दीबाजी कहाँ हो रही है? बीजेपी ने तो एक कोशिश हमेशा कर दी है, सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी पे डिस्कशन होना चाहिए था, उसको पहले सड़क में डिस्कशन करने था। संगप्री गौतम खुद कह रहे हैं कि इस देश की पार्लियामेंट को में चीजें डिस्कशन होनी चाहिए थी। आज नई पार्लियामेंट टीवी चैनल हो गए, बीजेपी हर तरह से पार्लियामेंट को तो अप्रासंगिक बना दे रही है, कोई बहस वहां पर नहीं करना चाहती है और सड़क पर और टीवी चैनल पर बहस करना चाहती है। तो क्या हमारी देश की पार्लियामेंट, संसदीय संस्थाएं यहां जाकर बहस करेंगी? नहीं, संसदीय संस्थाएं एक तौर से बहस नहीं करेंगी। के पद की नियुक्ति की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी है, तमाम प्रक्रियाओं के बाद पैनल की रिपोर्ट जब सरकार के पास अपेक्षा सिर्फ यही थी कि अगर सेलेक्ट कमेटी की ये रिपोर्ट आई तो 2-3 दिन के अंदर में ये जो कमेटी की सिफारिश थी उसके तहत जुडिशरी और विपक्ष के लोगों के साथ मिलके और उसी पैनल पर फिर से एक बार चर्चा हो जानी चाहिए थी। चलिए हम इस पर मनोहर मनोज जी के पास चलते हैं। मनोहर मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस पर। जी मनोहर मनोज। सीबीआई की निदेशक की जो नियुक्ति की घोषणा की गई है, टामटा साहब ने जो टेक्निकलिटीज का हवाला दे रहे हैं, उस टेक्निकलिटीज पे हम मान सकते हैं कि सरकार की मजबूरी है और हो सकता है सरकार ने उसी प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति की है। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब बड़ी मुश्किल से दलों के बीच में लोकपाल जैसे विवादास्पद मुद्दे पर एक आम राय बनी है, जिस तरीके से सत्यव्रत चतुर्वेदी ने अरुण जेटली का आभार व्यक्त किया है कि हम लोगों ने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसे
विवादास्पद मुद्दे पर, जिसमें कि 1.5-2 साल से देश में भयंकर गतिरोध की स्थिति बनी थी और लोकपाल का एक हमने मसौदा तैयार कर लिया है और उस मसौदे का अगर आप अध्ययन करेंगे जो सेलेक्ट कमेटी ने कहा है तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कमेटी से पहले सीबीआई मनोज जी को बोलने दीजिए, आपको बोलने का मौका दिया गया। प्रदीप टमटा जी, मनोज जी को बोलने दीजिए और सुनिए पूरा। टमटा जी सुन लीजिए उनको, आप उनको सुन लीजिए, वो आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। टमटा साहब बेवजह उत्तेजित हो रहे हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाकर कह रहा हूँ। सवाल की कोई बात नहीं है जी, सवाल टेक्निकलिटीज को अगर पूरा करने की बात है तो ठीक है, लेकिन जो अभी जो एक इन्वायरमेंट बना है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट संसद में लोकपाल ड्राफ्ट को लेकर के जो एक आम राय बन गई है, उसका जो ड्राफ्ट आज जो प्रेस जो रिलीज किया गया है, मैंने भी उसे पढ़ा है। उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता यही है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में अब जो है 4 लोग मिलकर काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और लोकसभा का स्पीकर। तो ये चारों मिलकर के जो है सीबीआई की नियुक्ति करेंगे और सीबीआई का अगर जो पद जो है उनको जो हटाया जाएगा या उनको जो है सस्पेंड किया जाएगा तो वह भी केवल उसमें प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होगा, वह भी मिलजुल करके होगा। तो इससे सीबीआई ज्यादा स्वायत्त होगी। तो वो जो एक माहौल बना है उसके मद्देनजर आज जो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की जो घोषणा की गई है वो लोगों को नागवार गुजरा है। बहरहाल हम आगे ये देखते हैं कि लोकपाल के मुद्दे पर किस तरीके से बात आगे चलती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा जो सारे सवालों के केंद्र में है और संघ प्रिय गौतम जैसे वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर के बड़ी चिंता प्रकट कर रहे हैं कि देश का संसद हर हाल में चलना चाहिए। तो सिन्हा साहब आपको याद होगा जो पिछली बार कोल ब्लॉक के आवंटन में जब आपने बहस कराया था तो ये बात हमने कही थी कि संसद को जो है आप इंश्योर कीजिए। जो ये 4 या 5 महीने की बात कर रहे हैं, हम भी मानते हैं कि देश का संसद जो है सर्वोच्च है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वहां पर वो कानून बनाने का मामला हो, सवाल पूछने का मामला हो या नया कोई गाइडलाइन और सरकारी घोषणा करने का मामला हो, तो आप उसको एक संविधान में कानून लाकर संसद के सारी कार्यवाही और सारे उसके ऑपरेशनल बिजनेस को बिल्कुल एक इंश्योर करिए कि उसमें कोई राजनीति नहीं होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीति हो या विपक्ष की राजनीति हो, और उसको हर हाल में जो है इंश्योर किया जाएगा। रह गया सरकार में और संसदीय प्रक्रियाओं में गतिरोध का, तो उसको अलग मंच पर तमाम जो पॉलिसी रिलेटेड जो इशू है, तमाम जो नेशनल इशूज है, उसको लेकर के सरकार और विपक्ष एक दूसरे की घेराबंदी कर सकते हैं। संसद को आप इंश्योर करिए, क्योंकि इस संसद का जो इस्तेमाल जो है वो सत्तारूढ़ दल भी अपने हिसाब से करता है, विपक्ष भी अपने इस्तेमाल से करता है, क्योंकि एक समय सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष में जाना होता है और विपक्ष को भी सत्ता में आना होता है। तो यह एक प्रश्न है कि संसद को कैसे इंश्योर किया जाए। और बाकी चीजों में जो गतिरोध है, अगर वो गतिरोध जिस तरीके से लोकपाल में आज ड्राफ्ट बनकर आया है, अगर ऐसे दूर होता है तो ये एक बड़ी ही एक तरह से एक वेलकम स्टेप है, बड़ा ही एक स्वागत योग्य बात है। जी, हम सीधे अली अनवर साहब से पूछते हैं कि ये संसद का गतिरोध कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इंश्योर किया जाए, जिस बात को लेके संघप्रिय गौतम साहब बहुत चिंतित हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि संसद को चलने देना चाहिए। वो अपनी पार्टी के लोगों से भी अपील कर रहे हैं। अली अनवर साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, संसद चले, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए? देखिए, ये सबकी चिंता है, हम लोग भी चाहते हैं संसद चले, जनता भी को भी नागवार गुजरता है इस तरह से हंगामे हो करके ख़त्म हो जाने पर बैठक को। तो लेकिन एक चीज़ है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी ये जवाबदेही बनती है। अब देखिए, एफडीआई के मामले पर कहा था, अभी राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा था कि एक आम राय बनाई जाएगी, संसद को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं चली। अभी डिनर डिप्लोमेसी चल रही है जी। संसद आहूत हो गई, बैठक शुरू हो गई, हंगामा शुरू हुआ, तब ये शुरू किए हैं। अभी सोमवार को बैठक है जी। क्या जरूरत है जीत पर अड़ने की? 184 में ही अगर बहस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा जी। ये कह रहे हैं कि हमको बहुमत है, अभी अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, ये साबित हो गया, ये आश्वस्त भी हो गए कि बहुमत है, तो बहुमत है, ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। अगर ये प्रोसीजर में ये व्यवस्था है 184 में बहस का, तो आप क्यों नहीं मान लेते हैं, क्यों अड़े हुए हैं कि बहस नहीं कराएंगे हम उस पर जी। इतना तो फ्लेक्सिबल रूलिंग पार्टी को तो होना चाहिए जी।
तो उसका काम है कि अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको ये करके बात करके और सदन को चलाए। चाहती है सरकार, राजी है। अपोजिशन का तो काम है, वो सवाल उठाएगा, घेरेगा सरकार को। जी जी बिल्कुल अली अनवर साहब, आपने सही कहा। और हम पूछ लेते हैं एक बार प्रदीप टमटा जी से कि आप क्यों जिद पर अड़े हुए हैं, क्यों नहीं 184 के तहत आप बहस कराने को तैयार हो जाते हैं? प्रदीप टमटा जी, आप बताइए कि विपक्ष ही क्यों इस जिद पर अड़ा हुआ कि 184 के तहत बहस की जाए? उससे जब आप निश्चिंत थे, आपकी पार्टी निश्चिंत थी कि हमारे पास बहुमत है, तो इस बात में कौन से अड़ने की बात है? 184 हो या 193 हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वही तो हम कह रहा हूँ, 184 हो या 193, विपक्ष चाहता है कि जो चाहे वो करे। भाई मेन मुद्दा है एफडीआई के मुद्दे पर संसद में अगर बहस हो। वैसे तो ये पार्लियामेंट का, ये सरकार का एक कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और ये परंपरा में नहीं है कि कभी की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर संसद के अंदर बहस हो। जब जब पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा कोई नियम कायदे बनते हैं तब तब उस पर बहस विचार विमर्श वहां पर होता है। लेकिन सरकार, उसके बाद भी सरकार ने कहा हम बहस को तैयार है। हाँ, हम बहस को तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ जब 184 में ही बहस को करने को तैयार है। जब आप अपने रणनीति के हिसाब से विचार करना चाहेंगे तो सरकार अपने, आप 140 में अगर आपको वोटिंग ही करानी, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के क्यों नहीं कराना चाहते हैं? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अगर चर्चा होगी, आपको लगता है कि इस देश की संसद पर और इस सरकार पर संसद का भरोसा नहीं है? नो कॉन्फिडेंस पर अगर चर्चा होगी तो सरकार के पूरे कार्यकाल पर चर्चा हो जाएगी, जबकि विपक्ष सिर्फ चाह रहा है कि एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा हो। और इसी वजह से नियम 184 के तहत सरकार ने कहा है कि एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो चाहिए। 193 के अनुसार हम चर्चा को तैयार है। इसका मतलब सवाल ये सरकार का भी विषय नहीं है, ये तो लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, विवेकाधिकार है कि वो किस मुद्दे का, किस नियम के तहत विचार विमर्श करना चाहते हैं। विपक्ष को स्पीकर के निर्णय पर भरोसा करना चाहिए, अपनी बात रखे, सरकार भी अपनी बात रखेगी और विपक्ष भी अपनी बात रखे। लेकिन गतिरोध तो तब समाप्त होगा कि जब हम संसद में बहस को ले तैयार हो और लोकसभा के स्पीकर पर हम भरोसा रखें। जी, इसका मतलब अपनी बातें रखें यार, ये तो प्रेसिडिंग कोई सरकार का विशेषाधिकार थोड़ी है। जी, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो हमारी ही चलेगी और आपकी नहीं चलेगी। और जब तक इस तरीके की भावना संसद में रहेगी, हमारे ख्याल से संसद में इसी तरीके से गतिरोध चलता रहेगा। तो फिलहाल एक बात कहना चाहूंगा। जी जल्दी, इसलिए कि समय की तंगी है। हम जा रहे हैं, हम एक मिनट एक बात कहेंगे। देखिए, सही बात को जो है ये नहीं कह रहे, नीयत में शक है जी। इनको एफडीआई के ऊपर ये भरोसा नहीं है कि हमारे सहयोगी भी हमारा साथ देंगे, डीएम के वगैरह, और सपा बसपा जो है ये क्या करेंगे इन्हें कोई यकीन नहीं है जी। और इधर अपोजिशन जो है इनकी भी वही हालत है। जेडीयू जिसके अभी ये बोल रहे थे, ये कह रहे हैं चर्चा हो, चाहे बहस वोटिंग हो या न हो, द्वैरी बोली ये बोल रहे हैं। भाजपा की तो बोली बोल नहीं रहे। पहले जो है आपके अकाली दल ने कह दिया हम एफडीआई के पक्ष में हैं। यानी कोई दोनों तरफ से यानी काने हैं लोग जो है, यानी कोई एक मत नहीं है। आज एंटायर अपोजिशन बैठ के एक मसले पे एक हो जाए कि भाई कम से कम एफडीआई के मामले क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी वाक्य जी, सरकार की कमी क्या है? ये जो टमटा साहब एक बात इन्होंने सही नहीं कही। उन्होंने कहा एडमेंट है, हम रत्ती भर इसमें जो है हम कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, इनके मिनिस्टर कह रहे हैं। आज मैंने कमलनाथ को सुना और उनको सुना, जब आप एडमेंट हो सिन्हा साहब एक सेकंड मुझे भी देंगे। जी, समय नहीं है, समय नहीं है। संप्रिय गौतम जी, हम आपसे प्रधानमंत्री ने खुद अनुरोध किया है, आग्रह करेंगे एक बात जरूर स्पष्ट हो गया कि न तो पक्ष क्लियर है और विपक्ष क्लियर है। पार्लियामेंट के फोरम पर किसी को इस बात की निश्चिंतता नहीं है कि अगर ये 184 के तहत होगा तो क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज की सियासी हालात पर
तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है राम कुमार कृषक ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। धन्यवाद। आकाश उनको पर दिए होंगे, राहतों पर दस्तखत यूं कर दिए होंगे, तोंद के गोदाम कर लबरेज पहले, वायदों से पेट खाली भर दिए होंगे, सिल्क खादी और आजादी पहनकर कुछ बूतों को चिथड़े सिकर दिए होंगे, हो न बदसूरत कहीं बंगले बगीचे, बेघरों को जंगलों में घर दिए होंगे, प्रश्न चिन्हों पर उलट सारी दावतें, जो बीत गए वो संवत्सर दिए होंगे,